वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ बंधुओं का ये निरंतर एक आरोप रहता है या उनकी टिप्पणी रहती है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ईशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत को कभी न्याय नहीं मिलेगा, इनकी आत्मा ऐसी भटकती रहेगी, कुछ नहीं होगा। सामने वाले इतने पावरफुल है, कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कहा करता हूँ इस बात को कि ओम प्रकाश चौटाला ऐसी कोई आपराधिक क्रियाएं जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनसे हुई थी, वो 10 साल पूरी सजा काट करके लौट पाए। संजय दत्त जब इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम हुआ, आखिर 5 साल पूरा सजा काट करके आना पड़ा। एक और लालू यादव का उदाहरण है, 5 साल सजा काट के आना पड़ा और अभी भी कुछ केसेस में वो बेल पर है। ये तो बड़े बड़े केसेस है। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनका कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं होगा तो क्या हम कुछ भी ना करें। हमें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें तो अपना काम करना पड़ेगा ना, कि हम बिल्कुल सरेंडर कर जाएं। ठीक है, तुमने एक दिशा सालियान को 14वीं मंजिल पर मार करके वो और उसका दुराचार करके उसको फेंक दिया, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करके और उसको टांग दिया उसी के बिस्तर के ऊपर साइड पर, और इसके बाद में उस पूरे केस को रफा दफा कर दिया। छोड़ो ना, चलने दो, ऐसा चलता रहेगा। तो क्या और दिशा सालियानों को ऐसे मरने दे? क्या और सुशांत सिंह राजपूतों को ऐसे मरने दे? आप आवाज़ भी न उठाएं, ये कहाँ की बात हुई? इसलिए अब आप में से कुछ लोग मुझे सांत्वना भी देंगे कि सर आप दुखी मत हुआ करो, तो मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ। एक तो इस मुद्दे को किसी भी तरीके से हम समाज में जीवंत रखना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा जो वर्ग है, दूसरा जो आपराधिक गिरोह है, वो ये चाहता है कि ये मुद्दा खत्म हो जाए और हम इस मुद्दे को मरने नहीं दे रहे। इसलिए निरंतर हम इस विषय को लेकर के आते हैं। आखिर पहले तो ये था कि अब होगा भी सही कि नहीं, होगा भी सही कि नहीं, होगा भी सही। आखिर 2 सप्ताह के लिए अचानक एक दिन हियरिंग आई और 2 सप्ताह के लिए फाइनली उनको दिया समय मैडम देशमुख को। मैडम देशमुख जो इस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस केस को देख रही है, हुआ ना। और जितने 13-14 डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको अब उनकी स्टडी हमारे वकीलों का दल कर रहा है, अर्थात हमारे बंधु कर रहे हैं, नीलेश ओझा जी और ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। और वो जुडिशरी का सिस्टम को तलवार के नोक पर नहीं होता, धीरे धीरे तो ना होगा। तो अभी के दृष्टिकोण से 2 सप्ताह का समय दिया था, ये देखते देखते अब 1 सप्ताह निकल गया। 20 तारीख से आज ये 25-26 तारीख होने जा रही है। अब क्या बचा? वो 4-5 दिन बचे और अगले वीक में आपकी हियरिंग आ रही है। तो हमें उस पर ध्यान देना है और उस पर ध्यान दे भी रहे हैं। अब जो होगा वो निर्णायक होगा, क्योंकि अभी तो माता जी का स्वास्थ्य खराब था, उनको हार्ट अटैक आ गया था। इस आधार पर शासकीय अधिवक्ता मैडम देशमुख ने कोर्ट से आगे समय ले लिया। पहले भी वो अनान्य इसी कारणों से कुछ लेती रही, लेकिन अब कोर्ट ने ये कहा है, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने, कि आप इसमें बदलेंगे नहीं, आप ही को रहना रहेगा। अर्थात इसको व्यक्तिगत जिम्मेदारी डाल दी है। महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ ये मैडम देशमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डाल दी है इस केस में, दिशा सालियान वाले केस में। अब उनको खुद ही देखना है। तो अब जो चीज़ें निकल के आ रही है उनको खुद फेस करना है। और जो मेरी जानकारी के हिसाब से कि अब वो पूरी तरीके से इस पर लगी हुई है। लॉ का एक बड़ा नाम है मैडम देशमुख, उनका एक लंबा अनुभव भी है, हम उनकी आदर भी करते हैं, उनकी कदर करते हैं। लेकिन ये मामला हाथियों के बीच खेजड़े की मौत जैसा है। अर्थात बड़े बड़े हाथी हैं। हाथी कौन है? एक और माननीय उच्च न्यायालय मुंबई। दूसरा हाथी कौन है? आदित्य उद्धव ठाकरे का गिरोह। इसके बीच में लीगल प्रोसीडिंग्स है। इस लीगल प्रोसीडिंग्स में से केस को निकाल के लाना, सारी चीज़ों को सामने रखना, क्योंकि शासन का जो पक्ष होता है वो न्याय दिलाना होता है। शासन कभी भी अपराधियों के पक्ष में खड़ी नहीं होती और न ही अपराधियों के साथ में न्यायालय खड़ा होता है।
इसीलिए अपराधियों को अंतिम बहस से पहले उनके पास में आर्गू का कोई अवसर नहीं दिया जाता है, आर्गूमेंट का अवसर आखिरी में दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं बराबर कि पूरी तरीके से जो स्थितियाँ हैं वो मैडम देशमुख और दिशा सालियान और उसके पिता सतीश सालियान और नीलेश ओझा इनके समर्थन में दिखाई दे रही है। और ये बताता है कि आने वाला जो 3 या 4 मार्च को 4-5 मार्च के लगभग जो हीरिंग होगी होना ही है वह, और ऐसे अचानक होगी, वह बड़ी ही निर्णायक होगी, क्योंकि अब जवाब भी प्रस्तुत हो गया है। मेरी जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर दिया है जिसके आधार पर बहस होगी। और बार बार माननीय उच्च न्यायालय ये कहता है कि आप जवाब लिखित में प्रस्तुत करें, एफिडेविट के साथ प्रस्तुत करें, तो वो कर दिया गया है। मेरी जानकारी के हिसाब से वो प्रस्तुत कर दिया गया है। अब जो होगी उसी पर बहस होगी, और बहस के बाद में सीधा सीधा है कि आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने के साथ ये केस एक बार घूम करके और एमपी एमएलए कोर्ट में जा सकता है। अगर एफआईआर दर्ज होने की स्थिति बनती है या बनेगी तो ये एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगा। फिर क्या स्थितियाँ और टर्न लेती है ये अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे। और एमपी एमएलए कोर्ट में और एफआईआर होना, ये दोनों काम एक साथ होगा। वो क्यों होगा ये मैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जो अब तक की जो परंपरा रही है विभिन्न केसेस की स्टडी के आधार पर क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि मान के चलिएगा अब ये मुंबई उच्च न्यायालय में टॉप प्रायोरिटी पर, टॉप पायदान पर दिशा सालियान का केस पहुंच चुका है, तो ये बड़ा ही निर्णायक होगा, हमेशा भरोसा कर सकते हैं। और अगले वीडियो में ये एमपी एमएलए कोर्ट और एफआईआर दर्ज दोनों एक साथ क्यों होगी इस बारे में हम बात करेंगे। भारत माता की।